हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू परचम। आज हम जो मौर्य एम्परर की शुरुआत हमने की थी उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से घनानंद को गद्दी से हटाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की हेल्प से, और उसके बाद मौर्य एम्परर की शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य फिर गद्दी पे बैठे, उसके बाद बिंदुसार बैठे, फिर सम्राट अशोक हुए, अशोक के बाद उनके बेटे तीवर हुए, दशरथ हुए, और अंतिम जो रूलर था वो भद्रथ था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग एम्परर की शुरुआत की थी, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम शुंग के बारे में बात करेंगे, शक और कुषाणों के बारे में भी बात की जाएगी नेक्स्ट सेशन में। आज हमको बेसिकली जो फोकस करना है वो मौर्य पीरियड जो था उसका आर्किटेक्ट कैसा था। उस आर्किटेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। पूछा जाता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन जो हैं, मेजर इंस्क्रिप्शन कितने हैं, या पूछा जाता है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो इनमें से किस लैंग्वेज में है या किस लैंग्वेज में नहीं है, तक्षशिला का जो इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में है, या फिर पूछा जाता है कि अशोक के समय जो पूरा मौर्य एम्परर था वो कितने चक्र में या प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, या फिर पूछ सकता है कि कलिंग की कैपिटल कौन सी थी, ठीक है, या फिर पूछा जाता है कोई भी आपको लिख देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा बताइए कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें कलिंग बैटल के बारे में मिलता है, ऐसा कौन सा है जिसमें धम्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें साउथ इंडिया दक्षिण भारत के राज्यों के इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आर्किटेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आज हमको उनके बारे में ही यहाँ पे चर्चा करनी है। बात क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप हमको कमेंट में दे दीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, परचम के एप्लीकेशन पे जाइए या फिर परचम की वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहाँ से आसानी से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौर्य जो किंगडम था, पूरा मौर्य एम्पायर था, तो कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था जिनको हम चक्र कहते थे। क्या कहते थे? चक्र। तो बेसिकली जो मौर्य पीरियड था उसमें 4 चक्रास थे, ठीक है ना, 4 चक्र थे। लेकिन जब अशोक राजा बनते हैं तो उस समय एक और नया प्रोविंस जोड़ा जाता है, तो टोटल चक्र कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने थे तो 4 थे। अशोक के समय कितने हो गए? 5 हो गए। अगर हम पूरे मगध के बारे में बात करें तो ईस्टर्न जो पोर्शन था उसकी जो कैपिटल थी, आप यहाँ पे देखेंगे कलिंग। कलिंग जो था उसकी कैपिटल क्या थी? तोसली थी। कलिंग की कैपिटल क्या थी? तोसली थी। अगर हम नदन में जाएंगे तो उत्तरापद, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। अगर हम सेंट्रल में बात करते तो सेंट्रल में मगध था। साउथ में हम बात करते तो दक्षिणापथ जिसकी कैपिटल स्वर्णगिरी थी, और वेस्टर्न में अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी। तो इस तरीके से 5 पार्ट्स में जो है वो अशोक के समय पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर डिवाइडेड था। इनको प्रोविंसेस या चक्र के नाम से जाना जाता था। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, दीपवंश महावंश से भी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन मौर्य पीरियड के बारे में हमको कल्लड़ की राज तरंगिणी से भी मिलती है, क्योंकि कल्लड़ ही तो कहते हैं कि अशोक पहला राजा था कश्मीर का, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है जहां से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो याद क्या रखेंगे? कलिंग की कैपिटल तोसली है, उत्तरापथ की तक्षशिला है, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी है, अवंती की उज्जैनी है, और सेंट्रल प्रोविंस कौन सा है? मगध है। तो एक प्रॉब्लम जो पूरे मगध एम्पायर में देखने को मिलती है वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब राजा ही सारी नीतियां बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। तो सारा सिस्टम कैसा है? सेंट्रलाइज है। और बोला जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि मौर्य एम्परर के फिनिश होने का, पतन होने का रीजन भी क्या है? कि इसका सेंट्रलाइज होना। तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि राजा ही सबसे बड़ा है, सबसे प्रधान है, उसको ही परमिशन है पॉलिसीज बनाने की, अपराधियों को सजा देने की, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो जो मौर्यन आर्ट होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है कोर्ट आर्ट और एक होती है पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट में आपको प्लेसेस मिलते हैं, पैलेस मिलते हैं, किस तरीके से राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, पिलर्स थे जो कि 7 मेजर पिलर अशोक के समय बनाए गए थे, और स्तूपास हैं।
इसके अलावा पॉपुलर आर्ट में आपको केव्स मिलती हैं, पोट्रीज मिलती हैं, स्क्रप्चर्स मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। तो इस तरीके से हम इनको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे मौर्यन कोर्ट आर्ट के बारे में। तो यहाँ पे मौर्य पीरियड के जो भी आपको पैलेस मिलेंगे, जो राजाओं के महल मिलेंगे, उनमें आपको इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और ईरान के रूलर्स का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम रिलीजन्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली पूरे मौर्य एम्परर में 4 प्रकार के रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिंदू है ना, बिल्कुल हिंदू रिलीजन आपको मिलता है। यहाँ पर मेगास्थनीज ने हेराक्लीज को कंपेयर किया है विष्णु से, मतलब कृष्ण से। तो शिव और कृष्ण के भक्त यहाँ पर मौर्यन पीरियड में देखने को मिलते हैं, मतलब हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना अंतिम समय था तो वो श्रवण बेलगोला चले गए थे, भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली और जैनिज्म को अडॉप्ट किया। तो जैन धर्म भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनके आर्ट में आपको जैनिज्म की भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बात करते तो उन्होंने धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। उन्होंने उपगुप्त से जो है वो बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी। तो बुद्ध के फॉलोअर्स भी थे, वो भी हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती। तो जो आर्किटेक्ट है, जो स्तूपास हैं, वो बुद्धिज्म के ही सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में या फिर हम दशरथ के बारे में, तो इन्होंने कुछ केव्स बनाई जो कि अजीवक सेक्ट्स को बिलोंग करती थी। तो अजीवक सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो 4 धर्मों को ये लोग फॉलो करते हैं, जैन, बुद्ध, अजीवक और फिर हिंदू। तो इन सारे लोगों का भी धर्मों का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके आर्ट में देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोटस या फिर हॉर्स बुद्धिज्म से रिलेटेड करते हैं, तो बिल्कुल ये आपको इनके कोई भी आर्किटेक्ट है तो उस पर हॉर्स मिलेंगे, लायन मिलेंगे या फिर लोटस मिलेगा। तो धर्म का भी प्रभाव होता है। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक कल्चर हमको देखने को मिलता है और ईरान के जो राजा हैं, ईरान के जो पैलेस है, उनका इन्फ्लुएंस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेगास्थनीज डिस्क्राइब करते हैं मौर्यन एम्परर के बारे में, और जो चाइनीज ट्रेवलर है फायान, वो भी मौर्य पैलेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब बहुत ही शानदार यहाँ पर आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। तो मैंने बता दिया कि पर्शियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडो ग्रीक भी मिलेगा। मटेरियल जो यूज किया करते थे, वुड का बेसिकली यूज किया करते थे अपने पैलेसेस को डिजाइन करने के लिए। इसके एग्जांपल है मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एट पाटलिपुत्र, अशोक का जो पैलेस है कुम्भलहार में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, ये सभी वुड से बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम अगर मौर्यन पीरियड में बात करते हैं तो सबसे पहले यहीं पर इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई थी। जो भी आप वेलफेयर स्कीम बनाते हो, जैसे कि आज हमने ये सड़क बनाई है, ब्रिज बनाई है, तो इनको हम रॉक एडिक्ट्स में, पिलर एडिक्ट्स में या फिर इंस्क्रिप्शन में बताते थे। जो भी हमारी पॉलिसीज थी वो इंस्क्रिप्शन के जरिए हम जनता तक पहुंचाते। तो कम्युनिकेशन का जो मीडियम था वो इंस्क्रिप्शन बन चुका था सम्राट अशोक के समय। तो यहाँ पर जेम प्रिंसिप्स की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको स्टडी किया, उनको रीड किया। ठीक है, तो हमको और उनका जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक का नाम प्रियदस्सी मिलता है, और ये बात विलियम जोन्स ने हमको बोली कि ये अशोक ही है प्रियदस्सी के नाम से। ठीक है, तो हमको काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका होता है कि हमें 5 कैटेगरी बनानी पड़ती हैं। एक होते हैं मेजर पिलर, एक होते हैं माइनर पिलर, एक होते हैं मेजर इंस्क्रिप्शन, एक होते हैं माइनर इंस्क्रिप्शन, और अगली होती है केव्स। तो इन 5 तरीकों से हम जो मौर्यन एम्परर है या मौर्य पीरियड है या सम्राट अशोक के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर पिलर, मेजर पिलर और केव्स। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें। तो जो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन है बेसिकली 4 लैंग्वेजेस में हमको देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। कौन सी लैंग्वेज है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज में हमको अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो जनरली इनके इस रीजन में जो आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, उत्तर प्रदेश हो गया, आपके भारत का जो बेसिकली रीजन है, वहां पर आपको जो मिलती है लैंग्वेजेस वो आपको ब्राह्मी लैंग्वेज मिलती है। ठीक है, अगर आप ग्रीक के एरिया में जाओगे तो आपको ग्रीक लैंग्वेज मिलेगी। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आपको पता है ना, पाकिस्तान में कैसी भाषा होती है? उर्दू होती है। जैसे हम नॉर्मली इस तरीके से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये जो है वो खरोष्टी लैंग्वेज कहलाती है। तो ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रीजन में आपको जो भी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वो खरोष्टी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे।
और तक्षशिला का जो रीज़न है, तक्षशिला में आपको जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो अरमाइक लैंग्वेज में मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सहबाजगढ़ी का जो इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सहबाजगढ़ी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और मैडम ने बताया था कि पाकिस्तान में तो उर्दू चलती है और उर्दू की तरह ही अपोजिट हम लिखते हैं खरोष्टी को, तो खरोष्टी लैंग्वेज के जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान, खरोष्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको बस स्पेशल चीजें याद रखनी कि तक्षशिला का जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है, तक्षशिला का जो इंस्क्रिप्शन वो मिलता है वो हमको अरमाइक लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो 4 लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है जो अशोक के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्या नाम मिलता है? प्रिय नाम प्रियदर्शी मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन भी हैं अशोक के जिसमें अशोक का नाम अशोक है, अशोक का नाम अशोक है, जैसे कि मास्की, मास्की जो कि आपका रायचूर कर्नाटका में है, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, निट्टूर जो कि आपका कर्नाटका में है, यहाँ पर कर्नाटका रीजन में है। तो ये कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक है। बाकी इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम जो है वो प्रिय नाम प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें। चलो अगली बात कर लेते हैं अशोक के पिलर्स के बारे में। तो अशोक ने लोगों को अपनी पॉलिसीज के बारे में अवेयर बताने के लिए कि हम कोई सा नया टैक्स लगा रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन्होंने कुछ रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे, पिलर्स बनवाए थे, ठीक है। कुछ मेजर पिलर्स है और कुछ माइनर पिलर्स हैं, और ये जो पिलर्स है वो सैंड स्टोन की सहायता से बनाए गए थे। तो जो ये मौर एम्परर के सिंबल भी हुआ करते थे, साथ ही मौर एम्परर के सिग्निफिकेंस को भी ये बताते थे, ठीक है। तो हमको इन पिलर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। साथ ही साथ इन पिलर के जरिए भी जो है वो बुद्धिज्म को प्रचार किया था। तो यहाँ पे पाली, प्राकृतिक भाषा, ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज में भी ये पिलर आपको अशोक के देखने को मिलते हैं। तो 7 मेजर जो है वो पिलर एडिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है टोपरा। टोपरा जो है था उसको फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर आ गए थे, तो अभी ये दिल्ली में है, तो इसको टोपरा दिल्ली पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। मेरठ, तो इसको मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ये मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली बुलवा लिए थे। अगर हम कौसंबी की बात करते हैं तो कौसंबी का जो एडिक्ट था वो अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बोला था कि तुम जाओ वो कौसंबी का पिलर जो है वो यहाँ आप इलाहाबाद में शिफ्ट कर दो। तो कौसंबी का जो पिलर है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद पिलर के नाम से जाना जाता है। इसको रानी का पिलर भी कहते हैं, क्योंकि रानी ने जो भी दान वगैरह काम किया था, लोगों को दान देते हैं ना राजा महाराजा बड़े बड़े लोग, तो दान जो रानी ने दिया था वो आपको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो कौसंबी का जो है वो इलाहाबाद में सिचुएटेड है। रामपुरवा, चंपारण, मेहरौली, ये कुछ 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जो अशोक के समय पे लिखे गए थे। अब ये जो पिलर होते हैं तो ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उसमें किसी एनिमल का सिंबल भी बना देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि वुल है, 4 लायन है। तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा पिलर है जिसमें आपको 4 लायन देखने को मिलते हैं? तो 2 पिलर हो जाते हैं। एक तो सारनाथ का पिलर है जो कि हमारी करेंसी में देखने को आपको मिलेगा, सारनाथ का पिलर है, और एक होता है आपका सांची का पिलर। तो यहाँ पर आपको 4 लाइन देखने को मिलेंगे। या अगर आपसे पूछा जाए कि वुल कहाँ पर देखने को मिलती है, किस पिलर में आपको वुल देखने को मिलती है, तो रामपुरवा जो कि यूपी का है। तो इस तरीके से ऊपर आपको सिंबल्स मिलेंगे। यहाँ पर एक पट्टी मिलेगी, मोटी सी बैंड मिलेगा, जहाँ पर आप देखो लोटस वगैरह और कुछ आर्किटेक्ट यहाँ पे चक्रा बना है, और चक्रा जो है वो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन से है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था, राइट ना। तो यहाँ पर आपको मैंने वही बोला कि बौद्धिज्म को इंस्पायर करते हैं क्योंकि बुद्ध रिलीजन यहाँ पर फैला हुआ था। तो इसको एबेकस के नाम से जाने जाते हैं। ये देखो उल्टा लोटस, ये उल्टा लोटस, लोटस का सिंबल देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरे मौर्यन आर्किटेक्ट और इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको इनके पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिलर एडिक्ट 1, तो पिलर एडिक्ट 1 में बोला है कि हमें, अशोक ने कहा है कि हमारा प्रिंसिपल है कि हमें लोगों की रक्षा करनी चाहिए और जानवरों की भी रक्षा करना चाहिए। पिलर एडिक्ट 2 क्या कहता है? इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट खुद करूंगी। इन्होंने कहा कि धम्म को हम कैसे फॉलो करेंगे, तो हमें अपने विचारों में काइंडनेस लानी चाहिए, हमको दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लिबरल होना चाहिए, अपने आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम धम्म को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात आपको पिलर एडिक्ट 2 में मिल जाएगी। पिलर एडिक्ट 3 क्या कहता है कि हमको एंगर को खत्म करना चाहिए
और जो घमंड होता है या लोभ होता है, प्राइड होती है, उसको भी खत्म करना चाहिए। पिलर एडिक्ट 4 में हमको मिलता है कि राजुकास जो हैं उनकी ड्यूटीज क्या है। सबसे छोटा जो यहाँ पर अगर हम प्रशासन की बात करें, जैसे कि अभी हमारे क्या होता है, हमारी कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस हैं, राइट ना। तो जो विलेजेस होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है यहाँ पे मौर्य समय में, और इनका जो अधिकारी होता है, ग्रामीण अधिकारी जिसको बोल सकते हैं, वो राजुकास कहलाते हैं। तो राजुकास की क्या क्या ड्यूटीज है वो मेंशन की गई है पिलर एडिक्ट 4 में, ठीक है। अगर हम पिलर एडिक्ट 5 के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेंशन किया गया कि कौन से ऐसे एनिमल है जिनको आप मार सकते हैं और कौन से एनिमल है जिनको आपको नहीं मारना है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पिलर एडिक्ट 5 में मिलती है। पिलर एडिक्ट 6 में धम्म पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और पिलर एडिक्ट 7 में अशोक ने धम्म पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या काम किए, जैसे कि वो धर्म यात्राएं किया करता था, अपने बेटे को और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्धिज्म को प्रचार करने के लिए। तो वो जो भी वर्क डन अशोक ने धम्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है वो आपको पिलर एडिक्ट 7 में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ पिलर्स मिलते हैं जहां पे अशोक के समय की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कुछ माइनर पिलर्स भी हमको मिलते हैं, जिसमें से सबसे छोटा अगर अशोक का पिलर माना जाता है तो वो रुम्मनदेई पिलर माना जाता है। रुम्मनदेई जो है वो नेपाल में सिचुएटेड है, ठीक है ना। जब वो लुम्बिनी विजिट करने जाते हैं, जब अशोक राजा बन जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो 20th ईयर्स में जो है वो लुम्बिनी पे विजिट करने के लिए जाते हैं, और लुम्बिनी पे जो बलि टैक्स लगता था, जो एक रिलीजियस टैक्स था, उसको खत्म करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बोला जाता है आप केवल 1/8 जो है वो टैक्स देंगे। तो टैक्स के बारे में और कर टैक्स फ्री करने के बारे में, लुम्बिनी के बारे में हमको रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से बारे में पता चलता है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे छोटा है। जब लुम्बिनी विजिट करने सम्राट अशोक गए थे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। साथ ही साथ बाकी सारे जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, अशोक के बारे में पता चलता है। लेकिन एकमात्र ऐसा पिलर है जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में अशोक की पता चलता है, तो वो रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको याद रखिएगा। फिर है निगली सगार पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी नेपाल में है, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ का लाइन कैपिटल, तो सारनाथ आपका यूपी में है, बनारस के पास है, ठीक है ना। धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था सारनाथ के पिलर में। आपको पता है जो 3rd नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो अशोक के समय होती है। फिर वैशाली पिलर है जो कि बिहार में है, जो कि सिंगल लाइन वाला पिलर है। फिर संकिस्का पिलर उत्तर प्रदेश में है। लौरिया नंदन गर्था जो पिलर है वो चंपारण बिहार में है। लौरिया अराज ये भी चंपारण बिहार में है। इलाहाबाद पिलर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब आपको याद क्या रखना है वो देख लेते हैं। इस स्लाइड को रट लेना है। क्या क्या रट लेना है, सबसे पहली बात रिलीजियस, जो कि मैं बता चुकी, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म, बिंदुसार अजीवक सेक्ट, अशोक बुद्धिज्म, दशरथ अजीवक सेक्ट, और संप्रति जो है वो जैनिज्म को फॉलो करने वाले कुछ रूलर्स है मौर्यन एम्परर के। अब रानीपुरवा का जो है आपका यूपी का, उसमें सिंगल लाइन वाला ये पिलर आपको देखने को मिलेगा। लौरिया नंदनगढ़ में भी सिंगल लाइन है। वैशाली का जो है उसमें भी सिंगल लाइन है। रामपुरवा का जो 2nd नंबर का पिलर है उसमें आपको बुल मिलेगी। सारनाथ में आपको 4 शेर वाला 4 लाइन वाला मिलेगा। सांची में भी 4 लाइन मिलेगा, और संकिसा में जो है वो आपको सिंगल एलिफेंट वाला पिलर मिलेगा। तो कौन सा पिलर कहाँ है और उस पर कौन सा एनिमल है, ये मैच द कॉलम में आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला स्लाइड आपको स्पेशल तौर पे याद रखना है, ठीक है। अगली बात है यहाँ पर अगर अशोक के आर्किटेक्ट पे बात करते तो हमें स्तूपास देखने को मिलते हैं। स्तूपास वो प्लेसेस होते हैं जहां पर अशोक के जो अवशेष है, ब्यूरल है, उनको वहां पर रखा गया है। लोग उसकी पूजा करते हैं और आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। कई सारे लोग जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं हर साल भारत पे विजिट करने आते हैं, और वो सारी प्लेसेस जहाँ पर स्तूपास है या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी प्लेस है उनको विजिट करने का काम करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 84,000 जो है वो स्तूपास जो है वो अशोक ने बनाए थे। तो आप देख सकते हैं ये स्तूपास इस तरीके से सर्कुलर शेप या सिलेंड्रिकल ड्रम के शेप में ये आर्किटेक्ट होता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध के बचे हुए अवशेषों को रखा गया है, ठीक है। अभी जो आर्किटेक्ट है इसमें देखो ये है हर्मिका, ऊपर का जो एरिया दिख रहा है ये क्या कहलाता है, हर्मिका। ये पूरा क्या कहलाता है, डोम है। ये क्या है, डोम है। ऊपर का जो ये है ये छत्र है, तो छत्र, हर्माइका और ये अंड,
तो 3 पोर्शन मैंने आपको डिस्कस किए। अंड जो कि हेमिस्फेरिकल माउंड है, ठीक है, जो बुद्ध के रिमेन्स जहां पर एक्चुअली रखे गए हैं। हरमाइका जो है स्क्वायर रेलिंग है जो टॉप में लगी हुई थी, जो दिखाई थी, और छत्र जो है वो सेंट्रल पिलर है जो सपोर्ट करता है इस पूरे आर्किटेक्ट को। तो इस तरीके से कुछ स्तूपास बनाए गए थे। तो आपको कुछ नाम याद रखने, जैसे कि सबसे बड़ा स्तूपा जो है बनाया था अशोक ने, वो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। पिपरवाह स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये स्तूप जो है वो डेथ ऑफ बुद्ध के बाद इनको बनाया गया था। राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, या जो भी बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस है वहाँ पे इन स्तूपों को बनाया गया था। राजस्थान का जो बैरठ है वहाँ पर जो स्तूप है वो भी सर्कुलर माउंट का एक स्तूप आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे स्तूपास जो हैं वो अशोक के समय पे बनाए गए थे। तो इन स्तूपास के बारे में याद रखना है। अगला जो आर्किटेक्ट हमको दिखता है वो केव्स दिखती हैं। केव्स को बेसिकली यूज किया जाता था बिहार के लिए। आपको पता है जब बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते थे, बारिश के समय में ट्रेवल नहीं करते थे, एक जगह पर रहते थे, उनको हम बिहार कहते थे, है ना। तो बिहार के लिए जो है वो इन केव्स को यूज किया जाता था मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो यही लिखा है कि केव्स वर यूजली यूज्ड इन बिहार, ठीक है ना, जैन और बुद्धिज्म मॉन्क के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे इंटीरियर वॉल और डेकोरेटिव गेटवेज आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि द सेवन केव्स, सत्यग्रह, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा और अजीवक सेक्ट से रिलेट करता है, जहानाबाद जिले में। बरबरा केव्स, इसके अंदर आपको 4 केव्स मिलेंगी। कौन कौन सी? कर्ण चौपर, सुदामा केव, लोमहर्षि केव, ये पूछा जाता है कहाँ है, तो बरबरा केव्स में है, और विश्वामित्र केव्स, तो ये भी आपको अजीवक सेक्ट से देखने को मिलेंगी। नागार्जुन केव्स में भी आपको 3 केव्स मिलेंगे जो कि बिहार में सिचुएटेड है। तो ये कुछ केव है जो अजीवक सेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम स्कल्पचर्स की बात करते हैं, मूर्तियों के बारे में बात करते हैं, तो मौर्यन पीरियड में हमको यक्ष और यक्षिणी की जो स्टैच्यूज है वो देखने को मिलती हैं। तो यक्ष और यक्षिणी की स्टैच्यूज हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। बेसिकली दे वर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल द 3 रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुज्म और बुद्धिज्म। तो तीनों प्रकार की वस्तुएं जो भी पूजा पाठ के लिए यूज होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यक्षी की जो मूर्ति है वो इनका उल्लेख हमको सबसे पहले जो तमिल संगम, अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो तमिल टेक्स्ट है, उसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में आपको यक्षी के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक मेल फिगर भी है, आपको लोहिनीपुर पटना से मिलता है, और यक्ष भी जो है आपको पटना से दीदारगंज विलेज से, पटना से आपको यक्ष की स्टैच्यू भी देखने को मिलती है। अब बात हो रही है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स जो कि 14 है, आप सभी को पता है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हमको अशोक के मिले हैं, ठीक है। तो इन 14 के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला रॉक एडिक्ट यहाँ से हमको मिलता है कि हमको जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग पे स्टॉप करना है ना। तो फर्स्ट नंबर का जो मेजर एडिक्ट है वहाँ से हमको पता चलता है कि एनिमल को नहीं मारना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिल रही है? तो फर्स्ट एडिक्ट से मिल रही है। मैं विजिबल हूँ ना? हाँ, चलो। साथ ही साथ मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट कहता है कि जो राजा से कभी भी प्रजा मिल सकती है ना, कभी भी आप आके जो है वो सभी, मतलब सभी जो मनुष्य हैं वो मेरी संतान है, वो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड है, उसमें बताया प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। तो हमें किस तरीके से एनिमल और ह्यूमन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। साथ ही साथ साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत के जो डायनेस्टीज हैं, चेर है, चोल है, पांड्य हैं, उनके बारे में भी मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड में मैंशनड है। अगर हम मेजर रॉक थर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें ब्राह्मणों के बारे में कि कितनी उदार पॉलिसी या लिबरल पॉलिसीज है ब्राह्मण के लिए, वो बताई गई हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर युक्तों, प्रदाशिका, राजुकाज है ना, मतलब जैसे कि सबऑर्डिनेट लेवल पे ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, गांव के लेवल पे जो ऑफिसर है, ये जो राजुकाज हैं, उनको हर 5 साल में अपने एरिया को, प्लेसेस को क्या करना पड़ेगा? विजिट करना पड़ेगा और धर्म की पॉलिसीज को स्प्रेड करना पड़ेगा। और ये जो 5-5 साल में आपका विजिट है, इसको अनुसंधान बोला है। क्या बोला है? अनुसंधान।
जैसे कि अगर हम रिसर्च बोलते हैं तो उसको भी अनुसंधान बोलते हैं, तो अनुसंधान वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया है कि जो राजुकाज हैं, युक्ताज हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, हर 5 साल में अपने एरियाज को विजिट करेंगे और अशोक की जो धम्म पॉलिसी है, जो टीचिंग है, उनको स्प्रेड करने का काम करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन मेजर रॉक एडिक्ट 3 से हमको देखने को मिलती है। धम्म के बारे में, धम्म घोष के बारे में हमको कहाँ से मिलता है, तो वो हमको मिलता है रॉक एडिक्ट 4 से। ये इंपॉर्टेंट एडिक्ट है। अगर हम रॉक एडिक्ट 5 के बारे में बात करते हैं तो धम्म महामंत्रास की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति कैसे होती है, और स्लेव्स के साथ क्या पॉलिसी अप्लाई जानी चाहिए, मौर्य काल में क्या सोशल रिफॉर्म किए गए हैं, क्या पॉलिटिकल कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आपको मेजर रॉक एडिक्ट 5 से देखने को मिलती हैं। अगर हम मेजर रॉक 6 के बारे में बात करते हैं तो अशोक के जो वेलफेयर मेजर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको 6 से। और इन्होंने सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण की पॉलिसी जो है वो धम्म को फॉलो करना है, तो आपको आत्मनियंत्रण की, सेल्फ कंट्रोल की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात भी आपको मेजर रॉक एडिक्ट 6 से मिलती है। अगर हम मेजर रॉक 7 के बारे में बात करते हैं तो टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, हमारे यहाँ सभी धर्मों को इक्वल अधिकार है, सभी के लिए उदारता है, सभी के लिए पॉलिसी बनाई जाती है और सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है। तो टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन मेजर रॉक 7 से हमको देखने को मिलता है। अगर 8 नंबर के बारे में बात करते हैं तो अशोक की जो धम्म यात्राज हैं उनके बारे में मेंशन है कि जब अशोक 20 साल हो गए थे अशोक को, तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो जाते हैं लुम्बिनी में। जब अशोक को 10 साल हो जाते हैं थ्रोन पे बैठे हुए, तो वो बोध गया को, बोधि ट्री को विजिट करते हैं। तो अशोक के जो भी धम्म यात्राज हैं उनके बारे में मेजर रॉक एडिक्ट 8 से पता चलता है। अगर हम मेजर रॉक 9 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो धर्म के लिए सवाएं लगती हैं, धर्म के लिए जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सेरेमनीज हो रही हैं, है ना, उनके बारे में आपको 9वें से पता चलती है, ठीक है। अगर हम 10th नंबर के मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ से हमको धर्म के मतलब क्या, धर्म को फॉलो करने से क्या हमें फ़ायदे होंगे, उस एम्परर की क्या ग्लोरी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ इसमें पता चलता है कि राजा जो होगा, उस राजा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका कर्तव्य होगा कि वो अपनी प्रजा की सेवा करें, अपने प्रजा के लिए वेलफेयर स्कीम बनाए, उनका हित समझें और प्रजा को भी खुली छोटे कभी भी आके वो अपने राजा से मिल सके। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेजर रॉक एडिक्ट 10 से मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट 11 में धम्म की परिभाषा जो है, धम्म की जो डेफिनेशन है, धम्म को एलोबरेट करने का काम जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट 11 में किया है। अगर 12 की बात करें तो रिक्वेस्टेड टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर्वधर्म इक्वल मतलब सभी धर्म इक्वल है, ऐसी बातें आपको मेजर रॉक एडिक्ट 12 से मिलती हैं। अगर मेजर रॉक 13 है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस रॉक एडिक्ट से आपको कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, कि किस तरीके से 261 BC में कलिंग वॉर हुआ था और इसके बाद अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया और उसने ब्लड शेड को त्याग कर जो है वो धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और धम्म के रास्ते पे चलना शुरू किया। और धम्म के रास्ते पे चलने के साथ साथ उसने जो ग्रीस के जो किंग हैं एंटियोकस, सीरिया के जो किंग हैं, उसके अलावा टॉलमी जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, ऐसे कई सारे राजा हैं और चोल और पांड्या हैं, उनको भी धम्म की पॉलिसी के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया कि आप भी धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करो। तो ये सारी बातें आपको मेजर रॉक एडिक्ट 13 से पता चलती हैं। और मेजर रॉक 14 अगर हम अंतिम रॉक एडिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अशोक ने जनता को कहा कि आप धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से आपको एक रिलीजियस लाइफ आपको बितानी है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मेजर रॉक एडिक्ट 14 से मिलती है। तो ये कुछ रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट थे या जो भी इंफॉर्मेशन अशोक के बारे में थी वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ पर भी अशोक के समय या फिर मौर्यन पीरियड में भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करते थे, बेसिकली इनका ध्यान ट्रेडिंग पे रहता था और ट्रेडिंग के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, करेंसी की ज़रूरत होती है ना, हर कभी हम जो बार्टरिंग सिस्टम है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी मिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेसेस भी आपको यहाँ पे टकसालें देखने को मिलती हैं,
पर्ण बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जो नॉर्मली लेन देन में यूज़ होती है। इसके अलावा निष्क जो कि गोल्ड कॉइन है वो भी आपको यूज़ करते हुए मौर्यन पीरियड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मौर्यन पीरियड से देखने को मिलती है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज धम्म मेंशन। तो कौन से इंस्क्रिप्शन में धम्म के बारे में बताया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 13? जो भी आंसर है आप हमको कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे सुंग के बारे में, शक और कुषाण के बारे में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।